नहीं कह सकते कि ये मेल है कि फीमेल, क्योंकि ऑटोसोम दोनों में एक जितने ही और एक जैसे ही। फर्क कहां पर होता है? सेक्स क्रोमोसोम, कि फीमेल XX है और मेल XY है। तो अगर ऑटोसोम हम कह रहे हैं, ठीक है ना, इससे पहले हमने पढ़ा कि X लिंक डिसऑर्डर है या Y लिंक डिसऑर्डर है, किसी में हमने बताया कि मेल ज्यादा अफेक्टेड है, किसी में मेल ही अफेक्टेड है और किसी में फीमेल अफेक्टेड है। मगर ऑटोसोम में हम क्या कहेंगे कि डिसऑर्डर जो है वो इक्वली ट्रांसफर होगा सन में भी और डॉटर में भी, क्योंकि ये डिसऑर्डर है वो रिलेटेड है किससे? ऑटोसोम से। ऑटोसोम से हम मेल और फीमेल को नहीं पहचान सकते, तो इसी वजह से ऑटोसोमल डिसऑर्डर इक्वली ट्रांसफर टू सन एंड डॉटर। अब आते हैं ऑटोसोमल है बट रिसेसिव, ठीक है ना। तो रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि एक एलील म्यूटेंट है, एक नॉर्मल है, और नॉर्मल एलील डोमिनेंट ओवर म्यूटेंट एलील। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में नो डिसऑर्डर, ऐसे समझो। रिसेसिव डिसऑर्डर को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अब रिसेसिव डिसऑर्डर में आते हैं कि जनरेशन डिसऑर्डर से स्किप हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप यहां देखें, इस वाली जनरेशन में डिसऑर्डर नहीं। कौन सी जनरेशन में डिसऑर्डर है? नीचे वाली में। तो ये एक जनरेशन क्या हो गई? स्किप। यहां भी आते हैं तो इस वाली जनरेशन में डिसऑर्डर नहीं है और इस वाली जनरेशन में डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो जनरेशन रिसेसिव डिसऑर्डर में क्या होगी? स्किप हो जाएगी। अब कह रहा है कि अफेक्टेड बेबी, यहां पर ना तो मैंने सन लिखा है ना डॉटर लिखा है, मैंने क्या लिखा है? अफेक्टेड बेबी। वो सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। अफेक्टेड बेबी हैव हेटेरोजाइगस पेरेंट्स। देखें, अगर ये बेबी अफेक्टेड है मतलब इसके दोनों एलील क्या है? म्यूटेंट है। तो एक एलील कहां से आया है? फादर से, और एक एलील कहां से आया है? मदर से। तो देखिए, मदर और फादर दोनों ही हेटेरोजाइगस हैं, तभी उन्होंने दोनों म्यूटेंट एलील इस चाइल्ड को दिया है, ठीक है। फिर वो बेटा भी हो सकता है। इस केस में मैंने रखा है इसको कि वो बेटी भी हो सकती है, क्योंकि इक्वली ट्रांसफर होगा ना। और जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हो तो डिसऑर्डर होने के चांसेस कितने हैं? 25%। कैसे? देखें, यहां से ये एलील और यहां से ये एलील, तो इससे डिसऑर्डर है। यहां से ये एलील है मगर यहां से ये वाला एलील, तो मैंने कहा कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, इस केस में डिसऑर्डर नहीं होगा। और यहां से ये एलील है और यहां से ये एलील, तो भी क्या है कि नॉर्मल एलील म्यूटेंट एलील पर डोमिनेंट है, तो इस केस में डिसऑर्डर नहीं होगा। और यहां से ये एलील और यहां से ये एलील, तो आप देखें कि ये तीन जो है मतलब 75% नॉर्मल है, या ऐसे समझे यहाँ पर नॉर्मल एलील जो है वो डोमिनेंट है, क्योंकि इसके दोनों एलील म्यूटेंट है। इसी वजह से इन 25% जो चांसेस हैं उनको क्या है? डिसऑर्डर। भले यहाँ पर सन है, यहाँ पर जो है डॉटर है। देखें, अगर हम यहाँ से ये एलील और यहाँ से ये एलील उठाते हैं तो इससे डिसऑर्डर है, जो कि 25% है, ठीक है। और यहां से ये एलील उठाते हैं और यहां से ये, ठीक है। अगर यहां से ये एलील उठाएं और यहां से ये एलील उठाएं और यहां से ये एलील उठाते हैं और यहां से, क्योंकि देखें गैमेट्स भी क्या है? रैंडमली मीट करते हैं। किसी भी मेल को ये नहीं पता होता कि इफ आई एम गोइंग टू कपुलेट विद अ फीमेल कि मेरे कौन से वाले स्पर्म्स ओवम से फ्यूज होंगे, एक्स वाले होंगे कि वाई वाले। मतलब कहने का मतलब है कि एक गैमेट में ऐसे एलील होंगे, एक गैमेट में ऐसे एलील होंगे। अब रैंडमली कोई भी मिल सकता है। और यहाँ पर ये जो फीमेल है उसके भी एक तरह के गैमेट्स में ये म्यूटेंट एलील होगी और एक तरह के गैमेट्स में ये नॉर्मल एलील होगी। तो मेल से म्यूटेंट आए और फीमेल से भी म्यूटेंट आए
ऐसा भी हो सकता है। मेल से म्यूटेंट आए मगर फीमेल से नॉर्मल आए तो भी ऐसा हो सकता है। मेल से नॉर्मल आए फीमेल से म्यूटेंट आए, ऐसा भी हो सकता है। मेल से भी नॉर्मल आए फीमेल से भी नॉर्मल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि 75% जो बेबीज हैं वो नॉर्मल हैं और डिसऑर्डर होने के चांसेस क्या हैं 25%, अगर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस हैं तो। सही है ना। और फिर वो अफेक्टेड बेबी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है और ऑटोसोमल डिसऑर्डर दोनों तरह के जेंडर्स में इक्वली ट्रांसफर होगा, क्योंकि हम ऑटोसोम्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। सही है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जब भी डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात होगी तो जनरेशन स्किप नहीं होगी। देखें इस जनरेशन में भी डिसऑर्डर है और इस सेकंड जनरेशन में भी डिसऑर्डर। अगर आप इस पेडिग्री को देखते हैं, अगर यहाँ आते हैं इस पेडिग्री को भी देखते हैं तो इस जनरेशन में भी डिसऑर्डर है और इस जनरेशन में भी डिसऑर्डर है। ऐसा यहाँ नहीं था। पहली जनरेशन क्या थी, डिसऑर्डर से फ्री थी, मतलब वो डिसऑर्डर से स्किप हो गई। क्यों स्किप हुई, क्योंकि वहां पर रिसेसिव डिसऑर्डर है और यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है। सपोज के ये एलील इसकी म्यूटेंट है तो भी इससे डिसऑर्डर हो, क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इन केस ऑफ डोमिनेंट डिसऑर्डर द म्यूटेंट एलील डोमिनेंट ओवर नॉर्मल एलील, भले हेटेरोजाइगस कंडीशन हो तो भी डिसऑर्डर होगा। ठीक है। तो जनरेशन इसी वजह से स्किप नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्हें डिसऑर्डर है तो किसी न किसी पेरेंट से तो म्यूटेंट एलील आई है ना, तो उससे भी डिसऑर्डर होगा। तो इसी वजह से जनरेशन स्किप नहीं होगी। दूसरा आते हैं कि अफेक्टेड बेबी हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर बेबी अफेक्टेड है, एक तो ऑटोसोमल है, इक्वली ट्रांसफर होगा डिसऑर्डर मेल में और फीमेल में। अगर बेबी अफेक्टेड है तो कम से कम उनका एक पेरेंट क्या होगा, अफेक्टेड। अब जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ ये जो अफेक्टेड है तो फादर से ये अफेक्टेड एलील आई है इसमें और मदर से नॉर्मल एलील आई है, फिर भी इससे डिसऑर्डर है क्योंकि ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है। और यहाँ पर भी आते हैं तो फादर से अफेक्टेड एलील आई है और मदर से दोनों ही नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल एलील आई है। क्योंकि एक एलील भी म्यूटेंट है तो भी डिसऑर्डर है क्योंकि डोमिनेंट है। यहाँ पर क्या है कि फादर से भी नॉर्मल एलील आई है, मदर से तो आएगी ही नॉर्मल, और यहाँ पर भी फादर से नॉर्मल एलील आई है और मदर से तो आएगी भी नॉर्मल। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है अगर बेबी अफेक्टेड है तो उसको कम से कम एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। जैसे यहाँ पर फादर अफेक्टेड है और यहाँ पर मदर अफेक्टेड। सही है ना, एक ना एक पेरेंट अफेक्टेड होगा। तीसरा आते हैं कि अगर इफ वन पेरेंट इज हेटेरोजाइगस द चांसेस ऑफ डिसऑर्डर विल बी 50%। ऑल्दो वहां पर दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस थे फिर भी चांस ऑफ डिसऑर्डर क्या थे 25%। बट यहाँ पर एक पेरेंट अफेक्टेड फिर भी चांसेस कितने 50-50। देखिए कितने बेबीज हैं, 4, उसमें से आधों को डिसऑर्डर है आधों को नहीं है। तो कहने का मतलब है 50% को डिसऑर्डर है 50% को डिसऑर्डर नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा है, ये और ये दो जो हैं ये नॉर्मल है और बीच वाले ये जो दो हैं 4 में से तो 50% को डिसऑर्डर है। देखें कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ से नॉर्मल एलील उठाते यहाँ से भी नॉर्मल उठाते तभी ये क्या है नॉर्मल। यहाँ से नॉर्मल एलील उठाते मगर यहाँ से म्यूटेंट तो इससे डिसऑर्डर है। यहाँ से नॉर्मल एलील उठाते मगर यहाँ से म्यूटेंट तो भी इससे डिसऑर्डर है। फिर यहाँ से नॉर्मल उठाते हैं और यहाँ से भी नॉर्मल, तो ये चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी तो 50-50 चांस।
चांसेस है इन चीजों के। देखें चांसेस का क्या मतलब है कि अगर एक हस्बैंड और वाइफ आपस में कपलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटी होने के चांसेस कितने हैं और बेटे होने के चांसेस कितने हैं? 50-50, क्योंकि मेल के पास एक्स वाले क्रोमोसोम्स भी हैं, वाई वालों भी। मगर आपने ये चांसेस है कि हर बार ये इतना ही होगा। मगर आपने ऐसे कपल देखे होंगे जिनको सिर्फ बेटे हैं, बेटी नहीं है। आपने ऐसे कपल्स भी देखे होंगे जिनको सिर्फ बेटियां हैं, बेटे नहीं है। ठीक है ना, हो कुछ भी सकता है, मगर हम डेटा की बेसिस पर बताते हैं कि चांसेस क्या है। समझ में आई बातें? आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर समझ में आया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर समझ में आया, एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर समझ में आया, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर समझ में आया, वाई लिंक डिसऑर्डर होंगे तो क्या होगा, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है तो क्या होगा। सही है? देखें ये एक पेडिग्री है। मैंने आपको बताया था कि ये मेल है और ये फीमेल है। मेल इज ताहिर एंड फीमेल इज मरियम, और ये इनके बीच में मैरिज की लाइन है और ये ऑफ स्प्रिंग की लाइन है। और मैंने कहा कि अगर एक पॉइंट से ऑफ स्प्रिंग अराइज हो रही है, इट मींस ये ट्विन्स हैं। ट्विन्स दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल जो एक ही जाइगोट से आए होते हैं, और एक फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं जो दो अलग अलग जाइगोट से आए। और ये ताहिर और मरियम का सन है, जैसे आप कह रहे हैं साथ, और जवेरिया एंड जूही आर ट्विन्स, मगर ये पता नहीं है कि ये आइडेंटिकल है या, ठीक है ना, फ्रेटर्नल। आइडेंटिकल नहीं हो सकते क्योंकि इसको डिसऑर्डर नहीं है और इसको डिसऑर्डर है। अगर एक जाइगोट से आए होते तो दोनों आइडेंटिकल होते। आइडेंटिकल का क्या मतलब है? बिल्कुल एक जैसे होते, मतलब या तो दोनों को डिसऑर्डर होता या दोनों को डिसऑर्डर नहीं होता। अब वो डिसऑर्डर कौन सा है कि नॉर्मल जो आईज हैं वो ब्राउन आईज है। अब ब्राउन होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। अगर दोनों अलील म्यूटेंट हैं, रिसेसिव हैं, तो आईज क्या होंगी? ब्लू। देखिए अब आप इसको देख कर ये बताएं कि ताहिर एंड मरियम आर होमोजाइगस फॉर ब्राउन आईज। अगर ये दोनों होमोजाइगस फॉर ब्राउन आईज होते तो इसमें डिसऑर्डर कैसे आया? इसका मतलब ये क्या है, दोनों हेटेरोजाइगस हैं तभी इसके अंदर ये डिसऑर्डर आया। सही है? तो ये सही नहीं है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। जवेरिया एंड जूही आर आइडेंटिकल ट्विन्स। क्या जवेरिया और जूही आइडेंटिकल? नहीं, ये फ्रेटर्नल ट्विन्स। अगर आइडेंटिकल होते तो दोनों को डिसऑर्डर होता या दोनों को डिसऑर्डर नहीं होता। तीसरा आते हैं, जूही इज हेटेरोजाइगस फॉर ब्लू आईज। जूही हेटेरोजाइगस है, पर अगर हेटेरोजाइगस होती, ऐसी होती, तो ये ब्राउन आईज हो, क्योंकि बी जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? स्मॉल बी। तो जिसको भी ब्लू आईज होगी उसकी दोनों एलील क्या होंगे? स्मॉल बी। जूही इज होमोजाइगस फॉर ब्लू आईज। ये सही लग रहा है क्योंकि जूही जो है वो होमोजाइगस है किसके लिए? ब्लू आईज के लिए। तो ऐसी कंडीशन होगी तो मैंने क्या लिखा है? ब्लू आईज। और जवेरिया एंड साद आर होमोजाइगस फॉर ब्राउन आईज। जरूरी है कि जवेरिया और साद जो हैं वो उनके के जीन्स ऐसे ही हों, जरूरी, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या लग रहा है? ये सही लग रहा है कि जूही जो है वो होमोजाइगस है फॉर ब्लू आईज। तो जूही की ब्लू आईज है तो ये होमोजाइगस है क्योंकि दोनों एलील एक जैसे हैं। बाकी जो चार ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है ना। समझ में आई ये पेडिग्री?